अब मैं फ्लैंज बीम, जिसको टी बीम और यल बीम भी बोला जाता है, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें एक पहले देखेंगे सिचुएशंस, कहाँ पर ये टी और यल बीम प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ये टी बीम होती कैसी है, देयर आफ्टर इफेक्टिव विड्थ उसकी कितनी लेना चाहिए, और कुछ नोट्स, ऐसा मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। तो पहले सिचुएशंस वेयर फ्लैंज बीम्स आर डिजाइन, कहाँ पर टी बीम या यल बीम, टी और यल, और रेक्टेंगुलर बीम, ये कहाँ पर कौन से सिचुएशन में अपन प्रोवाइड करते हैं ये देखेंगे। ये पहले टी बीम क्या होती है ये मैं यहाँ पर स्केच में बता रहा हूँ। ये होती है टी बीम सिचुएशंस। ये है स्लैब, उसको सपोर्ट दिया गया है ये बीम से। अब यहाँ पर देखिए आप शेडिंग, ये हो गई टी बीम, है ना, टी बीम जैसी, टी जैसा शेप हो गया इसका, तो टी बीम। ये इन्वर्टेड यल बोल सकते हैं इसको, उल्टा यल है। ओके, तो ये एंड अगर है, एंड में जो बीम दी गई है ये एंड है स्लैब का। ओके, और ये इंटरमीडिएट है, तो ये भी टी बीम हो गई, ये भी टी हो गई, ये एंड है, तो एंड सपोर्ट पर जो बीम रहती है ये होती है यल बीम। अब ये कहाँ पर होती है क्या, ये अपन देखेंगे एक एक। ओके, व्हेन स्लैब इज मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्टेड, स्लैब और बीम ये एक साथ अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे ये स्लैब, यहाँ पे फार्मवर्क जो है अपना फार्मवर्क, ये ऐसे रहेगा, इस तरह ये फार्मवर्क रहेगा, और एक साथ ऐसे ये है अपना फार्मवर्क, सेंटरिंग या सपोर्ट। तो इसमें कंक्रीट पोर करेंगे, स्टील भी देंगे, बाद में कंक्रीट पोर करेंगे, एक साथ इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट वी कॉल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। ये होना चाहिए। दूसरा, इन कंटिन्यूअस बीम, अगर कोई कंटिन्यूअस बीम है, जैसे ये कंटिन्यूअस बीम है, ये सपोर्ट्स ऐसे इस तरह। ओके, अब इस बीम में क्या होता है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे होगा। ओके, अब ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट में हॉगिंग ऊपर है, हॉगिंग इंडिकेट्स टेंशन एट टॉप, टेंशन टॉप में, कंप्रेशन बॉटम में। ये जो बीम है यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर टाइप की बनेगी। टी बीम में जो ये फ्लैंज है, फ्लैंज में कंप्रेसिव फोर्स चाहिए। अब यहाँ जो बीम बनेगी ये दिखेगी टी बीम ही, यहाँ पे भी ये जो बीम है ये दिखेगी टी बीम। ओके, ये टी बीम ही है। इसको अगर इधर से देखते हैं तो ये इस तरह अगर देखेंगे तो ये ऐसे टाइप का है कंस्ट्रक्शन। ओके, अब टी बीम में ऊपर में कंप्रेशन रहना चाहिए, नीचे में टेंशन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ऊपर में कंप्रेशन रहना चाहिए, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, यहां पर टेंशन। तो ये जो बीम है सपोर्ट पर, ये रहेंगी अपनी सिंपल रेक्टेंगुलर बीम। लेकिन मिड स्पैन यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन। अगर ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है, तो मिड स्पैन में ये बीम जो डिजाइन करेंगे वो टी बीम होगी। ये एक सिचुएशन। सेम बीम, ये सेम बीम है। ओके, अब सेम बीम यहां पर टी बीम करके डिजाइन होगी, और सपोर्ट पर वो सेम बीम रेक्टेंगुलर बीम करके कंसीडर करेंगे। रेक्टेंगुलर यानी सिर्फ इतना ही पोर्शन कंसीडर करेंगे अपन, ये वाला ऐसे सपोर्ट पर। ओके, रेक्टेंगल जैसा इसका डिजाइन करेंगे, ऊपर में टेंशन, नीचे में कंप्रेशन करके डिजाइन करेंगे। उस तरह उस हिसाब से अपन बार प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट पर। ये हो गए सिचुएशन। ओके, ये टी और यल ये कहां पर होती है, टी यानी मिड वाली, सेंटर वाली बीम, ये इंटरमीडिएट बीम, और एंड वाला जो है ये यल बीम रहेगा। ओके,
ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी, इन केस ऑफ इन्वर्टेड टी और एल बीम, टी बीम है एल बीम है लेकिन इन्वर्टेड है। अब ये इन्वर्टेड कैसी रहेंगे ये बीम, ये इन्वर्टेड इस तरह। अब इस तरह अगर बीम है तो ऊपर में आएगा अपना कंप्रेशन, नीचे में टेंशन, एक जनरल पैटर्न। लेकिन रेनफोर्समेंट रहती है यहां पर टेंशन साइड में, है ना। तो ये जो बीम है और न्यूट्रल एक्सिस अपना ऐसे रहेगा कुछ। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन है कंक्रीट का, उसको अपन अवॉइड ही करते हैं, उसको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते, वी कंसीडर इट इज क्रैक। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पोर्शन ये कंक्रीट कंसीडर ही नहीं करना है, तो फिर ये यहां से यहां तक तो रेक्टेंगल है, अब ये नीचे का कंसीडर नहीं करना है, तो ये भी अपन ये डॉटेड लाइन से बता रहा हूं, मैं रेक्टेंगल ही कंसीडर करूंगा। तो दिस बीम विल बी रेक्टेंगुलर बीम। अगर इन्वर्टेड टी बीम भी है, शेप तो उसका टी है, शेप जो है वो टी बीम जैसा है, लेकिन यहां ऊपर में कंप्रेशन है, उस फेस में यहां पे आ रहा है रेक्टेंगुलर पोर्शन और टी उल्टा बन रहा है, बराबर है। ये टी बीम और एल बीम में मेन एडवांटेज क्या है, क्यों प्रोवाइड करते, क्यों अपन डिजाइन करते, प्रोवाइड तो करना ही है लेकिन डिजाइन क्यों करते। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कंक्रीट इज वीक इन कंप्रेशन आल्सो एज कंपेयर टू स्टील। स्टील के कंपेयर में कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स जो लेता है वो स्टील के कंपेरेटिवली कम ही लेता है, बहुत ज्यादा तो लेता नहीं है। अभी आपने देखा होगा ये टेंशन 415 या फिर 415, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अगर कंप्रेसिव करते हैं उसकी स्ट्रेंथ तो भी 352 वगैरह अपन ने देखा है डब्ल्यू रेनफोर्स में, 350, 350, 350 कंप्रेशन में सेम बार। लेकिन कंक्रीट कितना भी अगर कंसीडर करते हैं तो एफ सी के इज इक्वल टू 20, 30, 40, ज्यादा से ज्यादा 80 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 80 कहा और 350 कहा, बराबर है। अब इसलिए अगर टी बीम करके डिजाइन करते हैं, प्रोवाइड तो करते हैं, डिजाइन करते हैं उस ये पोर्शन अगर कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, कंक्रीट का पोर्शन, अब ये न्यूट्रल एक्सिस में अगर कंसीडर कर लूं, ये न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अगर रेक्टेंगुलर कंसीडर करते थे तो रेक्टेंगुलर पोर्शन इतना ही होता था मेरा, ये तो ये कंक्रीट ही कंसीडर करते थे फिर अपन, ये वाला ऊपर वाला। लेकिन टी बीम का कंसेप्ट अगर इन्वॉल्व करते हैं तो क्या होगा, कंक्रीट का एरिया अपने को ये कंसीडर करना है, तो नेचुरली कंक्रीट का एरिया बढ़ गया तो फोर्स कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, है ना। अपने को पता है फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर एरिया ज्यादा काउंट करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। अगर कंप्रेसिव फोर्स बढ़ गया तो बीम ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट करेंगी, बराबर है। तो बार जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स अपने को बढ़ाना है तो डिजाइन जो है इकोनॉमिकल बन जाती है। तो ये पोर्शन अगर कंसीडर करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स अपना बढ़ जाएगा, ये एरिया काउंट हो जाएगा, ओके, और फिर ये सेक्शन ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट करेगा, ये इसका मेन पर्पज है। तो ये हो गया टी बीम अपन ये क्यों करते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, ओके। तो ये कंसेप्ट डिजाइन एज ए टी बीम ये क्यों करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब रीव स्लैब, ये एग्जांपल दिया है मैंने रीव स्लैब का, ये स्लैब है, मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन है और यहां पर ये सपोर्ट दिया गया है। ये सपोर्ट हो सकता है परमानेंट, ये हो सकता है ये टेम्पररी क्यों ना हो, ये सपोर्ट्स, ओके। और ये स्लैब, तो यहां जो बीम बन रही है ये टी और एल, ये एंड में एल और यहां पे टी बीम। तो रीव स्लैब अगर है तो अपने को उसको डिजाइन करना है टी या एल बीम। इंटरमीडिएट बीम जब डिजाइन करेंगे इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे तो टी बीम, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे डिजाइन करेंगे तो ये एल बीम करके डिजाइन होगी, हो गया।
So these are the situations where we design the section as T-beam, L-beam or rectangular beam. ये कौन सी बीम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ये मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है. नाउ टी बीम कैसी होती है, ये मोनोलिथिक का कंस्ट्रक्शन होता है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका अपने कैलकुलेशन में नहीं आएगा. ये स्लैब जो पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, ऊपर में स्लैब जो जा रहा है, अब स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है ये वाली, ये मोनोलिथिक अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाए और कभी टेंसाइल स्ट्रेसेस अगर ऊपर में आ रहे हैं तो वो भी बियर करना चाहिए. तो मेन स्टील जो है, ये जो स्लैब है, ये टॉप व्यू, ये प्लान है, ये सेक्शन प्लान में बार ऐसे जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ये इधर से भी आ रहे हैं और इधर से ऐसे जा रहे हैं. ओके, ये बार इसमें के जो एएसटी निकालेंगे, स्लैब चैप्टर जब देखेंगे तो वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड उस हिसाब से नंबर ऑफ बार ले लेंगे. अगर मान लो यहाँ पे 10 बार लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 बार, ये कुछ पोर्शन लिया मैंने 10 बार, उसमें के 6 बार यहाँ पे जाना चाहिए और 4 बार अपन कर्टेल कर सकते हैं, उतना ही सेविंग हो जाएगा अपना ऊपर में जो जा रहे हैं. ओके, ये कैसे है एक्चुअली स्टील, ये जो स्टील है, ये स्टील ऐसे है, ऐसे इस तरह. ये है एएसटी अपनी, ये वाली, ये एएसटी. ओके, एएसटी मेन बोल सकते हैं, एएसटी भी बोल सकते हैं. ओके, अब ये बार जो है इसमें के कुछ बार ऐसे ऊपर जाएंगे और ये बार ऐसे आएंगे, इधर से बार जाएगा, इधर से भी आएगा, उस स्लैब में आ जाएगा, कंटिन्यूस स्लैब में इधर से बाहर जाएगा, यहाँ तक जाएगा और इधर से बाहर आएगा, ऐसे आएगा, ओवरलैप हो जाएगी. अब ये जो 60% देना है, ये लेंथ क्या है, तो ये लेंथ है L/4, या तो फिर उससे ज़्यादा दिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. जितना बताया उतना ही किए तो इकोनॉमिकल रहेगा. ओके, तो कम से कम L/4, L इज दी स्पैन. ओके, ये सब चीज़ें जो है ये स्लैब चैप्टर में अच्छे से डिटेल हो जाएंगी. L/4, L/5 भी है वहाँ पर, या 0.1 वगैरह, ऐसे 0.1 L, ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ. ओके, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है. ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ. अब आईएस ने जो स्पेसिफाई किया है, ये टी बीम में ये जो विड्थ होती है, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज कंसीडर करना है. ये क्या और कैसे. अब मैं यहां पर एक टी बीम बताता हूं. ये मान लो एक टी बीम है इस तरह. ओके, ये इस तरह जा रही है. अब ये टी बीम को मैं इस तरह, एक टी बीम है. अब टी बीम में जो फोर्स आ रहे हैं इस तरह, ऐसे, ये ऊपर से नहीं आएगा, ये ऐसे. ओके, ये फोर्स या स्ट्रेसेस बोलो जो भी है, ये सेंटर में ज्यादा और ऐसे आती है, ये स्ट्रेसेस है. वेनांत प्रिंसिपल, जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ये सेंटर में रहा तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे, आजू बाजू में उसकी इंटेंसिटी कम होगी, वैसे ये इंटेंसिटी इधर कम होगी. अब ये टोटल विड्थ है, टोटल विड्थ यानी यहाँ पे है क्या, L1 है, ये L2 है, तो ये हाफ, इधर का हाफ. ओके, ये L1/2 और ये L2/2. ओके, इतना पोर्शन जो है ये मैंने यहां पर निकाला है. ओके, अब आईएस ने क्या रिकमेंड किया है, आपको ये भी कॉम्प्लिकेटेड है ये सब करना, और इतनी विड्थ लेना तो चलेगा, लेकिन उसके लिए फिर ये ट्रेसेस इस तरह पैराबोलिक फिगर का एरिया वगैरह वो डिफिकल्ट है. तो आईएस ने क्या किया कि इसका जो ये टॉप है ये ले लो, टॉप की लाइन, बॉटम की लाइन, लेकिन ये जो बीम है अब यहां पे पोर्शन कम हो रहा है, इधर में कम हो रहा है, बराबर है, तो क्यों ना ये विड्थ जो है ये ऐसे ही ले लो, इतना ही पोर्शन ले लो, इसमें का फिर ये ऐसे आएगा,
इस तरह, ओके। और ये टी बीम कंसीडर करो तो एवरेजिंग हो जाएगा। इधर का पोर्शन अपन ने छोड़ दिया, ये पोर्शन भी छोड़ दिया, ये पोर्शन भी छोड़ दिया, लेकिन यहां पे ट्रेसेस नहीं है ना, है ना, तो ये छूट गया, ठीक है, लेकिन यहां नहीं है, तो इसको यहां कंसीडर करेंगे, इसको यहां कंसीडर करेंगे, हो गया। सो हियर द इफेक्टिव विड्थ आई एस स्पेसिफाइड लाइक दिस, इस तरह यल बीम के लिए। ये मैंने अभी यहां पर मोनोलिथिक बताया, लेकिन कभी कभी आइसोलेटेड भी रहती है, आइसोलेटेड और दिखती टी बीम, ओके, लेकिन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसकी डिजाइन कैसे करना है। ऐसा एक स्लैब है, ओके, इसके नीचे ये बीम लगा दी, तो ये भी अपन डिजाइन कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए अलग, ये मोनोलिथिक के लिए, आइसोलेटेड के लिए अलग। तो ये तो समझ में आया होगा। अब ये है विड्थ, इफेक्टिव विड्थ BF, डेप्थ ऑफ स्लैब, ये जो है ये है डेप्थ ऑफ स्लैब, ये वाली, ओके। विड्थ ऑफ बीम BW ये लगेगा अपने को, ओके। और ये L1 L2 वगैरह वो आगे देखेंगे। अब IS ने क्या स्पेसिफाइड किया है, इफेक्टिव विड्थ कितनी लेना, मैंने अभी जो बताया ये ऐसे कितना लेना। अब अगर मोनोलिथिक है तो उसके लिए ये फार्मूला दिया है, BW ये विड्थ, DF थिकनेस ऑफ स्लैब, L0 यानी स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, ओके। इफेक्टिव स्पैन यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर तक, या तो फिर जीरो मोमेंट से जीरो मोमेंट तक, दैट इज L0। और ये यल बीम के लिए, अब यल बीम जो है ये थोड़ी हाफ ही रहती है, आधा ही है, तो कुछ नहीं, इसको डिवाइड किया ये दो टर्म को 2 से। अब देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये 6/2, और ये इसको भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 2 12, ये हाफ, ओके। ये यल बीम के लिए है ये वाला, और इधर का पोर्शन है टी बीम के लिए। आइसोलेटेड अगर है, मैंने जो बताया भी उधर आइसोलेटेड, उस केस में लेना है BW प्लस ये आइसोलेटेड जो है ये एक के ऊपर एक रखे तो फिर रेक्टेंगुलर ही हो जाएगी वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये यानी सेपरेट बोल सकती है इसको, यानी एक ही बीम है, बाकी कोई दूसरे बीच में बीम ही नहीं है, तो वैसे ये कर सकते हैं। ये आइसोलेटेड होगी, ये सेपरेट। ये हो गया मोनोलिथिक के लिए, आइसोलेटेड के लिए ये फार्मूला दिया है। अब ये आइसोलेटेड का फार्मूला जो है, अब इसको थोड़ा सा देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये यल बीम है और ये दूसरी टी बीम है, ओके। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये BF, इफेक्टिव ले रहे हैं अपन, यहां से यहां तक ये इफेक्टिव हो गया। वैसे ही इधर ये इफेक्टिव रहेगा, ये ऐसा, ये BF, ओके। अब यहां BW क्या है, ये BW विड्थ ऑफ वेब, W स्टैंड फॉर वेब, ये वेब होता है, ये फ्लैंज होता है, ओके। तो ये वेब का विड्थ BW हो गया। L0 अभी बताया मैंने, इफेक्टिव स्पैन L0 4, ये B है। ये B क्या है, जो एक्चुअल यहां पर अवेलेबल B है, ये यहां से यहां तक का ये B है, वैसे ही ये B है यहां से
टोटल। ये आइसोलेटेड बीम है, यानी सिर्फ एक बीम कंस्ट्रक्ट की है, ये ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ एक बीम बीच में और आजू बाजू में थोड़ा सा स्लैब दे दिया है। जैसा कोई छोटा सा फुटवे अगर है, अगर नाले के ऊपर फुटवे बनाना है, छोटा सा ब्रिज बनाना है, ओके, इन दैट सिचुएशन वी प्रोवाइड टी बीम प्रोबेबली, खास करके एल बीम नॉर्मली प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वो भी अगर करना है तो कर सकते हैं। और उसको डिज़ाइन कैसे करना, तो सिर्फ अपने को बी एफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया, बी डब्ल्यू, एल जीरो बी यानी ये टोटल विड्थ में से अपने को इतनी लेना है, ये इंपॉर्टेंट बी एफ। ये भी टोटल विड्थ है, इतना स्लैब है, इतना फुटवे है, लेकिन अपने को इफेक्टिव इतना ही कंसीडर करना है। ओके, नाउ एल जीरो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, ये बताया था मैंने अभी। जीरो मोमेंट्स, जैसे अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहां पे मूवमेंट जीरो, यहां पे मूवमेंट जीरो, तो ये डिस्टेंस एल जीरो इज इक्वल टू एल। यदि कंटिन्यूस बीम है इस तरह, ओके, यदि ये कंटिन्यूस बीम है ऐसे, तो बीम का जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है ये कुछ ऐसे रहेगा, बराबर है। उसका सैगिंग टू हॉगिंग या हॉगिंग टू सैगिंग, ये पॉइंट्स कहाँ रहेंगे, ये कुछ तो भी ऐसे यहां पे पॉइंट रहेगा, ये यहां पे पॉइंट रहेगा, यहां पे पॉइंट रहेगा, यहां पे पॉइंट रहेगा, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो हॉगिंग टू सैगिंग, सैगिंग टू हॉगिंग जो होता है ये इसको बोला जाता है, और ये दोनों भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स वी कंसीडर एल जीरो। तो इस केस में एल जीरो जो है यहां से यहां तक ये अपना एल जीरो रहेगा, ओके, एंड दैट एल जीरो इज कंसीडर, अभी वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह निकाल के तो नहीं करना है, तो आईएस ने क्या रिकमेंड कर दिया है, ये वैल्यू 0.7 और एल इफेक्टिव। जो उसके साथ साथ अभी ये नोट्स है उसमें कि ये 2 पॉइंट मैंने कवर किए हैं, ये पॉइंट फॉर यहां पर जो है टी बीम और ये है एल बीम का। टी बीम में अब देखो ये टोटल विड्थ है, यहां का सेंटर और यहां का सेंटर ये जोड़ दो, बी डब्ल्यू प्लस हाफ ऑफ द L1/2 प्लस हाफ ऑफ द L1/2, ये करते हैं तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, L1/2 प्लस L2/2, तो L1 प्लस L2/2 लिख सकते हैं। ओके, ये जो है इससे बी एफ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एनी हाउ बी एफ की वैल्यू, ये वैल्यू इससे कम ही रहेंगी, यही बोला है, बाकी कुछ नहीं है। ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, या तो फिर अपन बोल सकते हैं इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी एफ से कम या इक्वल इतना रह सकती है ना। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बोले तो इसका मीनिंग ये हो गया। सिमिलरली अगर एल बीम है तो एल बीम के लिए मेरा ये क्या होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये L1/2, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा, ये BW यहां से यहां तक प्लस L1/2, बराबर है। तो BW प्लस L1/2, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इससे BF कम रहेगा, है ही, बराबर है, रहना ही चाहिए। तो सेम थिंग इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू BF, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन BF, यानी लेस देन और इक्वल टू BF, हो गया, एक ही बात है। फॉर एसएस भी L0 इज इक्वल टू एल, ये जो पुट करना है अपने को L0 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो एल लेना है, ये QL, तो ये 0 बेंडिंग मोमेंट आती है करके मैंने बताया भी। अगर कंटिन्यूस बीम है तो उस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर डिस्टेंस लेना है, एंड दैट इज इक्वल टू ये L0 इंटू इफेक्टिव लेंथ। ओके, सेम थिंग वो जो मैंने वहां बताया वो यहाँ पे भी बताया है, बराबर है, यही है। ये देखो डिस्टेंस
यहाँ पर मोमेंट जीरो, यहाँ मोमेंट जीरो, एल जीरो इज इक्वल टू एल, जीरो मोमेंट की डिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर मिलेगा, बराबर है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्टेड शेप बताया था, ये जो है डिफ्लेक्टेड शेप, और ये है नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नेट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। ओके, सो एट दिस पॉइंट दिस पॉजिटिव डायग्राम चेंजेस टू नेगेटिव, एट दिस पॉइंट पॉजिटिव डायग्राम चेंजेस टू नेगेटिव। ओके, सो दीज आर टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। ये दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट न करते हुए आईएएस ने रिकमेंड किया है, इतना कंसीडर करो कि 0.7 से ये जो स्पैन है इफेक्टिव, ये स्पैन ये रहेगा अपना यल, या यल इफेक्टिव। अब ये इल इफेक्टिव वगैरह जो लिखते हैं, ये अभी तक आपको हुआ नहीं है, आया नहीं है, लेकिन जैसे ही स्लैब का चैप्टर लेंगे वहाँ पर ये एल इफेक्टिव कैसे निकालना, उसमें कुछ क्राइटेरिया भी है। ओके, वो वहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल अभी ये लेने, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर कर सकते, यानी ये सपोर्ट से ये सपोर्ट तक का डिस्टेंस, यानी एल इफेक्टिव। यहाँ पे भी ये सपोर्ट से ये सपोर्ट, ये डिस्टेंस है अपना एल इफेक्टिव। ओके, एल इफेक्टिव, हियर आल्सो एल इफेक्टिव। नाउ अब ये फार्मूले का एमसीक्यू क्वेश्चन है, बी एफ इंक्रीजेस एज बी डब्ल्यू एल जीरो डी एफ इंक्रीजेस। सिंपल बात है, ये दोनों इक्वल टू है। अगर बी एफ इंक्रीज हो गई, इट डिपेंड्स ऑन दिस थ्री, है ना। ये बढ़ गई तो भी बी एफ बढ़ेगा, डी एफ बढ़ा तो भी बढ़ेगा, एल जीरो बढ़ा तो भी बी एफ बढ़ेगा। कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, इक्वल टू है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो ये तीनों में से कोई भी वैल्यू बढ़ी या तीनों वैल्यू बढ़ी, है ना, कोई एक बढ़ी, दो बढ़ी या तीनों बढ़ी, तो बी एफ की वैल्यू ये इंक्रीज होगी, यही लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लोड। अब ये क्या है, ये डिपेंड करता है लोड, कितना लोड है, ओके, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, क्योंकि लोड जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर चेंज करता है। टाइप ऑफ लोड कैसा है, क्या है, तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इट डिपेंड, बीएफ इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लोड। ये टाइप ऑफ लोड क्यों, एक्चुअली लोड तो है ही नहीं यहाँ पर, पूरे फार्मूले भाई लोड है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों इफेक्ट करता है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि लोड्स का संबंध जो है, जो रिलेशन है, ये आ रहा है अपना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर पे। लोड का रिलेशन है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर ये कहाँ होगा, कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, ये तो लोड डिसाइड करता है, इफेक्टिव स्पैन और लोड, बराबर है। WL²/8, WL²/2 और दूसरी भी फार्मूले WL²/12, WL²/16, जो भी है। तो ये जो फार्मूले हैं उसमें W यानी ऊपर में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, जो भी है, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिंपली बता रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये डिपेंड करती है लोड पे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकलता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर ये डिसाइड करता है L0। अब L0 ये डिपेंड करता है फिर लोड पर, तो इसीलिए यहां पर लिखा है BF डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लोड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर चेंजेस, POC यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर चेंजेस, ये बदल जाएगा तो फिर वो L0 बदलेगा, ये उसका मीनिंग है। तो ये MCQ क्वेश्चंस है ये दोनों। तो इस तरह मैंने अभी ये एक प्रिलिमिनरी आइडिया जो है ये टी बीम की दी है। इसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, 3 वेराइटी की प्रॉब्लम है, उतने अगर अच्छे से बना लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टी और एल बीम। टी बीम की अगर छुड़ा लेते हैं तो भी एल बीम में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ BF का ही जो डिफरेंस है ये फार्मूले है ना, तो ये उस फार्मूले बराबर अगर एल बीम के हिसाब से यूज़ करेंगे तो बाकी प्रोसीजर वही रहेंगी। ओके।